न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी पर एक इल्जाम लगाया है। यह इल्जाम इन्वेस्टर्स के साथ धोखे का है। एफबीआई का आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच गौतम अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों ने सोलर एनर्जी का प्लांट लगाने और प्लांट में बनी बिजली को बेचने के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सरकारी अफसरों को 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की। एफबीआई का कहना है कि गौतम अडानी ने अमेरिका के इन्वेस्टर से करीब 2.25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाए, लेकिन इस रिश्वत की जानकारी इन्वेस्टर्स को नहीं दी। इसलिए यह धोखाधड़ी का मामला बनता है। एफबीआई ने अदालत में दावा किया कि अडानी ने जो ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस की ऑफर की, उस कॉन्ट्रैक्ट से अडानी ग्रुप को अगले 20 साल में करीब 17,000 करोड़ का मुनाफा होने वाला था। इसके बाद अमेरिका में शेयर बाजार के कारोबार को रेगुलेट करने वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी के अलावा सिरिल कैबिनीज के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया है। अमेरिका में अडानी के खिलाफ इल्जाम लगे, इसका असर भारत में दिखने लगा। कुछ ही घंटे बाद दिखा। पहला इंपैक्ट तो शेयर मार्केट पर हुआ। अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10 से 20% तक की गिरावट आई, जिसके कारण इन्वेस्टर्स के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दूसरा असर यह हुआ कि अडानी ग्रीन कंपनी ने अमेरिका में शेयर मार्केट से पैसे जुटाने के लिए $60 करोड़ का जो बॉन्ड जारी किया था, उसको वापस ले लिया गया। और इसके बाद अमेरिकी अदालत में दायर चार्जशीट को लेकर अडानी ग्रुप का स्टेटमेंट आया। इस बयान में अडानी ग्रुप पर लगाए गए जस्टिस डिपार्टमेंट के सारे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया गया है। बयान में कहा गया कि अडानी ग्रुप कानून का पालन करता है। जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा, लेकिन अडानी ग्रुप इन्वेस्टर्स को यह यकीन दिलाना चाहता है कि कंपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कारोबार करती है और निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई आ गई, लेकिन तब तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका था। कांग्रेस के नेताओं ने अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर इस मामले को ट्रेंड कराया गया और इसके बाद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा वो तो कई साल से बार बार कह रहे हैं कि अडानी को गैर कानूनी तरीके से ठेके दी जा रहे हैं। अडानी देश की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। अब यही बात अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने कहती है। राहुल ने कहा अब तो गौतम अडानी की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। हालांकि इसके बाद राहुल ने यह जोड़ दिया, उन्हें यकीन है अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी में अडानी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के पास है। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। आज समाजवादी पार्टी ने यूपी की 3 सीटों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की। कल यूपी की 9 असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनमें से मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदर की और कानपुर की सीसामऊ 3 सीटों का चुनाव रद्द करके फिर से पोलिंग कराने की मांग की है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं और समाजवादी पार्टी की पक्की सीटें मानी जाती हैं। आज समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, कल वोटिंग के दौरान मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटघरी में पुलिस ने बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया। समाजवादी पार्टी के वोटर्स को, खास तौर पर मुसलमानों को वोट डालने से रोका। इसलिए इन तीनों सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएं। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें सिर्फ मीरापुर सीट के 52 पोलिंग बूथ पर रीपोल की मांग की गई है। अखिलेश यादव ने रीपोल कराने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर, योगी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की
वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज़्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते, आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। 23 तारीख को नतीजे महाराष्ट्र के भी आएंगे, लेकिन रिजल्ट आने से 48 घंटे पहले ही मां विकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर दावेदारी शुरू हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा अगली सरकार मां विकास अघाड़ी की ही बनेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, यानी मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। इसके बाद नाना पटोले नांदेड़ पहुंचे। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नाना पटोले साहेबांचा, महाविकास आघाडींचा, देश पक्षांचा। पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने 75 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी कांग्रेस के नेता को ही मिलेगी। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि दिल्ली में इलेक्शन करीब 3 महीने बाद होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। जिन 11 नेताओं को केजरीवाल ने टिकट दिए हैं, उनमें से 6 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो केजरीवाल ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देने के लिए अपने 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। आम आदमी पार्टी ने किरारी से अनिल झा को मैदान में उतारा है। अनिल झा इसी सीट से 2 बार बीजेपी विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार वो आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा से हार गए थे। सीलमपुर से मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान का टिकट काटकर कांग्रेस के पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे जुबैर चौधरी को केजरीवाल ने टिकट दिया है। इसी तरह मटियाला सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके गुलाब सिंह यादव का टिकट काटकर सोमेश शौकीन को टिकट दिया गया है। सोमेश शौकीन 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा बीजेपी से आए पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर को छतरपुर से, बीजेपी के पूर्व पार्षद बीवी त्यागी को लक्ष्मीनगर से और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए वीर सिंह धिंगन को सीमापुरी से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट जारी करने के बाद गोपाल राय ने कहा पार्टी ने सर्वे और जनता के राय के आधार पर टिकट दिए हैं। जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनसे बात हो चुकी है, इसलिए किसी तरह की नाराजगी नहीं होगी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमने आज उम्मीदवार घोषित किए, उनमें से 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज की तारीख में हमारे विधायक नहीं है। तो वहां पर भी आगे अपने कैंपेन को और तेज करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वहां पर भी जैसे पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां विधायक हैं वहां कैंपेन चल रहा है, उसी तरह से उन विधानसभा क्षेत्रों में भी कैंपेन तेज हो। इस बार आम आदमी पार्टी सर्वे के आधार पर, वहां लोगों के फीडबैक के आधार पर अपने कैंडिडेट का चयन कर रही है और उसी प्रक्रिया के तहत इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में भी हमने चयन किया। पिछली बार भी जब हम चुनाव लड़े थे तो हमने कई विधायक के जो है हमने टिकट चेंज किए थे। तो अभी जो जनता की जो ओपिनियन है, वहां के लोगों की जो ओपिनियन है, उसके आधार पर पार्टी अपना निर्णय ले रही है। आज मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। असल में
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत की। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों भक्त छतरपुर पहुंचे हैं। छतरपुर में हर तरफ सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के फॉलोअर्स का हुजूम दिखाई दे रहा है। हर तरफ भगवा झंडे, बजरंगबली की झांकियां और सनातन की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की शुरुआत आज छतरपुर में बागेश्वर धाम से हुई। पदयात्रा अगले 9 दिन तक चलेगी और 160 किलोमीटर का सफर तय करके ओरछा पहुंचेगी। 29 नवंबर को ओरछा में राम राजा के दर्शन के साथ ही इस यात्रा का समापन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि इस पदयात्रा का मकसद जात पात का भेदभाव मिटाकर हिंदुओं को एकजुट करना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनकी हिंदू एकता पद यात्रा में कई बड़े नेता, संत, महंत भी शामिल होंगे। आज पहले दिन बाबा बागेश्वर और उनके भक्तों ने करीब 20 किलोमीटर की पदयात्रा की। धीरेन्द्र शास्त्री नंगे पैर इस पदयात्रा पर निकले हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये जो बीड़ा उठाया है उसमें कष्ट तो सहना ही होगा, लेकिन ये पदयात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू अब जाग रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सरकार चाहती है कि वक्फ प्रॉपर्टी बिल पार्लियामेंट के अगले सेशन में पास हो जाए। सरकार की तरफ से जिन 15 बिल्स को विंटर सेशन में पास कराने की तैयारी है उनमें वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल भी शामिल है, लेकिन विरोधी दलों के नेता ऐसा नहीं चाहते। इस बात पर तकरार हो रही है। फिलहाल वक्फ बिल पर जेपीसी में चर्चा हो रही है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आज कहा कि कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट करीब करीब तैयार है और विंटर सेशन के पहले हफ्ते में तय वक्त पर वो जेपीसी की रिपोर्ट को स्पीकर को सौंप देंगे। लेकिन जेपीसी में शामिल कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के मेंबर इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर से मिलकर बिल पर विचार के लिए जेपीसी को और वक्त देने की मांग की है। विपक्ष के इस रुख पर जगदम्बिका पाल ने कहा, अभी तक जेपीसी की 25 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सबको अपनी बात रखने का पूरा वक्त दिया गया है, इसलिए अब देरी करने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे मेंबर्स की राय थी, पोजीशंस की, कि हम और सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि 5 दिन में 29 घंटे जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मौका मिला और जितना डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ है, डिस्कशंस हुआ है, उस पर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होगी और हम उम्मीद करेंगे कंसेंसस हो, नोट ऑफ डिसेंट न हो। अब वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी डेट बढ़ाई जाए या इसका एक्सटेंशन हो। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमारी पूरी तैयारी है। अब ऐसे पार्लियामेंट है इसका बढ़ाने के लिए सक्षम और स्पीकर साहब। लेकिन जेपीसी के मेंबर संजय सिंह ने कहा कि बिल पर कई मेंबर्स ने आपत्तियां जताई हैं, उन पर अभी चर्चा बाकी है, इसलिए बिल को पास करने में जल्दबाजी करना सही नहीं है। अभी तो 700 पन्नों की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पे चर्चा करना ही बाकी है। 5 राज्यों का टूर था, 2 राज्यों में हुआ, बाकी राज्यों का टूर भी नहीं हुआ है।